तो सबसे बेसिक जो है हम लोगों को पता है कि सी वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम लोग वो कॉन्सेप्ट्स उसको हम लोग थोड़ा टच अप ऑन करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन का बात आता है। okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क डन हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, where dr is the displacement. So integral of f dot dr is equal to work done. So this is another important formula which we will be using. स्प्रिंग के वजह से जो फोर्स होता है, अगर एक मास है विच इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन x होता है, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स है, और एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी stored in spring is equal to half kx square होता है। ठीक है, स्प्रिंग के वजह से। उसके अलावा ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हमारा पहला एग्जांपल है, इतना ये जो थ्योरी है उस पे बेस्ड। सो फर्स्ट एग्जांपल स्टेट्स दैट, बिल्कुल सिंपल है, स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, सो k इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, is compressed from its natural length through 1 सेंटीमीटर। मतलब जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का हुआ है, कंप्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.01 मीटर हो गया। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। सो वर्क डन इज इक्वल टू बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, so which is equal to half into k is 50, 0.01 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25 into 10 to the power minus 4, so which is equal to 25 into 10 to the power minus 4 या 2.5 into 10 to the power minus 3। ठीक है, सो अब कह रहा है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ये तो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगा रहा है फोर्स, उसके वजह से वर्क डन है। वर्क डन ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द फोर्स, ये नेगेटिव होगा वर्क डन यहाँ पे। वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, so work done by spring will be equal to minus of 2.5 into 10 to the power minus 3। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि जो स्प्रिंग के वजह से जो फोर्स है और कंप्रेशन है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। मान लो आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो जो कंप्रेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगा कंप्रेशन के वजह से वो इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा। एक्सटर्नल एजेंसी जब फोर्स लगा रहा होगा, तब जो एक्सटर्नल एजेंसी भी फोर्स इधर से लगा रहा होगा Fe, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा होगा, इसीलिए पॉजिटिव था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस सर।
थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये एग्जाम्पल पे, सेकेंड एग्जाम्पल, पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल है, इसको हमने ऊपर फेंका है, इसका जो मास है दिस इज 20 ग्राम, 0.02 kg हो गया मास, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। So U is equal to 10 meter per second. Find the work done by the force of gravity during the time the particle goes up. अब देखो पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो पहले हाइट h हम लोग को निकालना है, तो हाइट h निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला यूज करेंगे, 0 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम लोग लेट्स से 10 ले लेते हैं, टेन इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो ये हो जाएगा 100 बाई, सो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 100 बाई 20 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू एच, माइनस ऑफ mg इंटू एच कर लेंगे, नेगेटिव इसीलिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 0.02 इंटू 10 इंटू 5.2 इंटू 5 इज 1 जूल, माइनस 1 जूल। ये सिंपल था। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बात कर ले फिर से। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो हम लोगों ने देखा था कि if the work done by a force during a round trip of a system is always zero, the force is said to be conservative। ठीक है, तो राउंड ट्रिप में if work done in the round trips is zero, it is called conservative forces। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, कूलम फोर्स हो गया, ये सब जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। सो ठीक है, कूलम फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग हो गया, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन इन द राउंड ट्रिप इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो वर्क डन in round trip is not equal to zero. So such forces are called non-conservative forces. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन डिपेंड्स on initial and final state only. Initial and final state only. It does not depend on path taken. यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में
वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखोगे कि भाई अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है, ठीक है, तब वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। और जब वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे बस डिपेंड करता है, स्टेट पे, पाथ टेकन पे नहीं डिपेंड करता है, तो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन राउंड ट्रिप में इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। आप कौन सा पाथ ले रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो वर्क डन उस पाथ पे डिपेंडेंट रहेगा, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन होगा। ऐसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल हियर। यहाँ पे अपना कुलम्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है। कुलम्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा स्प्रिंग फोर्स। ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? यस सर। अब जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह हम लोग समराइज कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. देखो पहला ये तो कर लिया था। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक करके अगर हम लोग डिटेल में देखें, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क डन W is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So this is known as work energy theorem. और ये पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं ये सारे पॉइंट्स। दूसरा है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वही सेम चीज, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस दोनों के वजह से भी जो वर्क डन होगा दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए था और ये सिंगल पार्टिकल के लिए। अब a force is called conservative if the work done by during a round trip of the system is always 0. Force of gravitation, Coulomb force and spring force are conservative forces. Now if the work done by during the round trip is not 0, उस केस में उसको non conservative force कहेंगे। Friction is an example of non conservative force. Fourth concept is change in the potential energy of a system corresponds to conservative internal forces is equal to negative of the work done by these forces. कह रहा है change in potential energy corresponding to conservative internal forces. तो conservative internal force की वजह से जो potential energy में change होगा that is equal to negative of the work done by these forces. So work done is negative of the change in potential energy. So minus of UF minus UF, इसको हम लोग UI minus UF भी कर सकते हैं। ये कब? जब कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है उसके वजह से जो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला ये इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा दैट इज ओनली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो नहीं होगा। नाउ इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स और द वर्क डन बाय देम इज 0 and the internal forces are conservative, the mechanical energy of the system remains constant. This is known as principle of conservation of mechanical energy. ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं CBSE वाले क्लास में कि अगर
if there is no external force, और अगर external force है भी तो उसके वजह से अगर work done zero है तो net mechanical energy is always conserved. So these are small little points, small little nuances which needs to be remembered. These are the concepts of physics basically. तो आप जब तक इनको ध्यान नहीं रखोगे तब तक आपका सारा एप्लीकेशन जीरो है. क्वेश्चन बनाने आता है बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा इन सब को यूज करके. कहीं पे भी आपको वर्क डन नहीं दिखाया जीरो, तब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर सकते. मतलब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं है ना, तब उस केस में हम लोग नहीं दिखा सकते. सो अगर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, या फिर अगर एक्ट भी कर रहा है तो उसकी वजह से वर्क डन अगर जीरो है, तो इंटरनल फोर्सेस, और जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं वो सब कंजर्वेटिव है, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व. तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है और याद रखना है. इफ सम ऑफ सर, यस सर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेकिन वर्क डन जीरो नहीं है तब तो नहीं होगा ना? तब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, तब उसको किसी और तरीके से सॉल्व करें. ओके सर. ठीक है. Now, if some of the internal forces are non-conservative, the mechanical energy of the system is not constant. देखो यहाँ पे लिखा भी, अगर internal forces are non-conservative, conservative नहीं है, non-conservative है, तो mechanical energy of the system is not constant. If the internal forces are conservative, the work done by external forces is equal to change in mechanical energy. ठीक है. तो अगर internal forces conservative और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन जीरो नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब सम ऑफ काइनेटिक. सो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज वर्क डन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है. क्लियर है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. Yes, sir. मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें जिसमें ये चीज है, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा. ये लिख लिया ना सबने? यस सर. प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन भी लिख लेना साथ में, इसमें सारा क्लैरिटी आ जाएगा, सारे जो अभी हम लोग बात की. क्वेश्चन सेज अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम position A to position B. Kinetic and potential energy of the body kinetic and potential energy of the body at positions
A and B are kinetic energy 50 joules, potential energy -30 जूल A पॉइंट पे है, kinetic energy at B point is 10 joules and potential energy at B point is 20 joules. पहला A पार्ट में या फाइंड वर्क डन by A part conservative forces, B part में all forces, C part में forces other than conservative forces. Forces other than conservative forces. हमें पता है A part में work done by conservative forces ये एक्सटर्नल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस is equal to change in potential energy minus of delta U minus of U final minus U initial. So which is equal to U initial minus U final. U initial final मतलब UA minus UB. UA दे रखा है हमारा -30 minus of 20. So this is equal to -50 joules. B point, work done by all forces work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Work energy theorem यही कहता है. So this is equal to delta K. Delta K means KB minus Ka. So this is 10 minus 50 minus 40 joules. C point, work done by force other than conservative forces, work done by forces other than conservative forces is equal to change in mechanical energy. So change in mechanical energy means final kinetic energy plus final potential energy minus initial kinetic energy plus initial potential energy. So this will give you final kinetic plus potential Ka plus Ua 50 minus 30. Sorry, final है Kb plus Ub 10 plus 20 minus initial is 50 minus 30. So this is 30 minus 20, which is equal to 10 joules.
So this is work done by forces other than conservative forces. क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, ये जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस WC हो गया. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मींस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के अलावा भी कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो वो. और वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. और यही चीज अगर if work done by non-conservative force is equal to 0, मतलब there are no non-conservative forces, so you लिख लो if there are no non-conservative forces, so if there are no non-conservative forces, then external force, work done by external force is equal to change in mechanical energy. यहाँ पे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से 0 हो जाएगा उस केस में. So if there are no non-conservative forces, तो external force के वजह से जो वर्क डन होगा वही चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखोगे ना तो सारा चीज ही, सारा कॉन्सेप्ट एक बार में ही रिवाइज हो जाएगा. सो इफ यू डू ओनली दिस एग्जाम्पल. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ. टू चार्ज पार्टिकल्स A and B repel each other by force K by R square, where K is a constant and R is a separation between. ठीक है? The particle A is clamped to fixed point in the lab and particle B, which has a mass m, is released from rest with an initial position r0 from A. ठीक है? तो दो पार्टिकल है A और B. A को हमने क्लैम्प कर दिया. इनिशियल सेपरेशन इनके बीच में r0 है. रिपेल कर रहा है दोनों चार्ज पार्टिकल. फोर्स जो है F इज K by R square. तो ये जो रिपल्सिव कूलम्स फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, हमें पता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है? और
Now find the change in potential energy of the two particle system as the separation increases to a large value. What will be the speed of the particle be in this situation? So basically तुमको change in potential energy निकालना है. हमें पता है, अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा कि work done by conservative forces. So work done by conservative forces is equal to change in potential energy. पढ़ा था ना अभी ये तुरंत, है ना? सो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है? सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो अब अगर हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है W इज इक्वल टू F डॉट डी आर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो पोजीशन है वो R नॉट से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है. F डॉट डी आर मीन्स K बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन R नॉट से लेके इन्फिनिटी तक. 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं K इंटू आर रेज टू द पावर -2 डी आर नॉट टू इन्फिनिटी. So this is K into R raised to the power -2 का जो इंटीग्रेशन होगा R raised to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1, और लिमिट जो है R0 से लेके इंफिनिटी तक. So this is K times -1 by R, R0 से इंफिनिटी. So K times अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, अपर लिमिट ला लेंगे 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 1 बाय आर नॉट हो गया. सो बेसिकली ये K बाय आर नॉट हो गया. सो ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है ना. हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, change in potential energy is negative of work done minus K upon R naught होगा. अब इसके बाद कह रहा है what will be the speed of the particle be in this situation. अब हमें पता है कि जो बिकॉज बस कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, सिंस only conservative forces are acting. Hence, mechanical energy is conserved. So that means potential energy plus kinetic energy. So final kinetic energy plus final potential energy is initial potential energy plus initial kinetic energy by conservation of mechanical energy. तो इससे हम लोगों को निकालना व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी इन दिस सिचुएशन. फाइनल स्पीड आपसे पूछ रहा है kf इज इक्वल टू ui माइनस uf प्लस ki. ui माइनस uf is equal to K upon R naught plus initial kinetic energy. अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्लैम्प किया और इसको रेस्ट छोड़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू K अपॉन R नॉट हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. मास दे रखा है m यहाँ पे, तो हाफ mv फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू K by R naught. So this implies V final is 2K
by m r naught का रूट अंडर 2k by m r naught का रूट अंडर. Is it clear? लिख लिया बच्चों? या सर. Yes, sir. हाँ सर लिख लिया. इसके बाद जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, so gravitational potential energy में so if a block of mass m ascends a height h above the earth's surface where h is very very less than radius of earth, the potential energy of the earth plus block system increases by mgh. So this is important. So if a block of mass m ascends a height h, so if a block of mass m ascends a height h above the earth's surface, और ये जरूरी है कि h is very very less than the radius of earth, otherwise क्या है, g का वैल्यू चेंज कर जाएगा, g कांस्टेंट नहीं ले पाएंगे. तो यहाँ पे h height should be very very less than the radius of earth. So in that case the potential energy of the earth plus blocks system then the potential energy of the earth plus block system increases by mgh.
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि जो जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो हम अपने कन्वीनियंस से चूज करते हैं. द पोजीशन ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग जब पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया भी था तुम लोग को. द पोजीशन ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी is chosen according to the convenience of the problem. तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कहाँ चूज करते हैं. हम अपने टेबल के ऊपर भी जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर सकते हैं कि टेबल से हाइट एच तक हम इस रिमोट को लेके जा रहे हैं, तो मतलब इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया. वाई? क्योंकि टेबल के पोजीशन को हमने h इज इक्वल टू जीरो माना है. यहाँ मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है, तो mgh इसके वजह से हो गया पोटेंशियल एनर्जी जब किसी हाइट पे लेके जाते हैं. क्लियर है? तो कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम के हिसाब से हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एज्यूम करते हैं कभी. क्लियर? यस सर. अब इस पे आइए. अब ब्लॉक ऑफ मास m slides along a frictionless surface as shown in the figure. If it is released from rest at A, what is the speed at B? तो हम लोगों को इस पॉइंट पे स्पीड निकालना है. तो बेसिकली इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. So since the surface is smooth, लिखोगे तुम. So since the surface is smooth, and no external force acts on the system, hence by conservation of mechanical energy, we have initial potential energy plus initial kinetic energy is final potential energy plus final kinetic energy. तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हम लोगों को निकालना है लेट्स से. सो यहाँ पे ui मीन्स mgh प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज mgh. So this will be half times mv square is equal to mgh. mm cancel हो गया, v square is 2gh और v is equal to root under 2gh. अब ये जो है, so ये हो गया हाइट, बेसिकली v is equal to root under 2gh. तो अगर h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट सीधे गिरे या फिर ऐसे स्लैंट में आए, अगर एक्सटर्नल फोर्स
की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो दोनों केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो √2gh ही होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो आइदर यू ड्रॉप द ब्लॉक सीधा स्ट्रेट अवे, या फिर इसको इंक्लाइन प्लेन के थ्रू, फ्रिक्शनलेस सरफेस के थ्रू तुम लेके जाते हो, दोनों केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो सेम होगा। तो जिसके वजह से द स्पीड which it attains is same in both the cases. क्लियर है बच्चों? Yes. लिख भी लिया? 1 मिनट सर प्लीज। डन सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So a pendulum bob has a speed 3 meter per second while passing through its lowest position. ठीक है, तो एक पेंडुलम है, जब ये लोएस्ट पोजीशन से पास कर रहा था उस समय जो इसके पास स्पीड था, इनिशियल वेलोसिटी is 3 meter per second while passing through its lowest point. What is the speed when it makes an angle of 60 degree with the vertical? तो जब ये 60 डिग्री वर्टिकल से बना के जाता है तो उस समय हम लोगों को इसका स्पीड निकालना है। सो फाइनल स्पीड हमें निकालना है। अब द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर, ये एल हो गया, ये एंगल थीटा है मान लीजिए, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और टोटल जो इधर से इधर है ये एल है। सो जो हाइट, जितने हाइट से ये ऊपर गया है, सो दिस इज इक्वल टू, सो इस पॉइंट को हम लोग 0 पॉइंट मान लेते हैं, 0 रेफरेंस पॉइंट बेसिकली। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 इस लेवल पे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg इंटू ये जो है दिस इज L माइनस एल कॉस थीटा। ये हम लोग क्लास में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। L माइनस एल कॉस थीटा हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is half mvi square, so this is half into mass m into initial is 3 square. So by conservation of energy we have initial kinetic energy plus initial potential energy, final kinetic energy plus final potential energy.
So initial kinetic energy is 9/2m. पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हमें निकालना है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg L minus L cos theta. Nine by 2m minus mg L minus L cos theta is equal to half mvf square. m कैंसिल हो गया सब में से पहले तो, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 माइनस 2g L माइनस L cos theta is equal to vf square by 2. So this is, अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ये 9 इंटू 2 18 माइनस 2 इंटू 10. L का वैल्यू 0.5 है. 0.5 cos 60 डिग्री is vf square. So 18 minus 20 into 0.5 by 2 0.25 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 20/4 5 12 माइनस 5 7 हो जाएगा. एक मिनट, नहीं चल रही. यहाँ पे 4 हो. टू 10 2 हो गया. vf square is equal to 2. अभी भी गलत आ रहा है. अच्छा ये 18 था ना, फिर भी गलत आ रहा है. 18 माइनस 10 8 आ रहा है. एक मिनट, ये 9/2 था, ये 2 इधर गया तो ये 2 खत्म हो गया. 18 माइनस 20 सॉरी, ये 9 माइनस 5 हो गया vf स्क्वायर. सो vf इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir.
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a spring of spring constant k, oscillates on a smooth horizontal table. So oscillates on a smooth horizontal table, इसका constant k है. The other end of the spring is fixed to a wall. If it has a speed v, when the spring is at its natural length, how far will it move on the table before coming to an instantaneous rest? तो यहाँ पे जब ये नेचुरल लेंथ पे था तो स्पीड v है, तो इस समय जो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जीरो होगा क्योंकि एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब ये इधर इलोंगेट किया और इलोंगेट करके जब ये मैक्सिमम पहुंचा, ठीक है, इलोंगेशन के बाद, सो हाउ फार विल इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट. तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे जीरो होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लो x से इलोंगेट किया है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² हो जाएगा इस मोमेंट पे. अब बिकॉज ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व सिंस spring force is conservative force, ठीक है. So total mechanical energy is conserved, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई लग नहीं रहा है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व. सो स्प्रिंग फोर्स जो कि इंटरनल फोर्स है, मान लो हम लोग सिस्टम लेते हैं, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक को सिस्टम लेते हैं, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक इज द सिस्टम, एंड स्प्रिंग जो कि इंटरनल फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. ठीक है. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. सो इन दिस केस, तो जो ग्रेविटेशन अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लोगे तो उसके वजह से वर्क डन जीरो होगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है और इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन due to gravitational force will be zero. So since spring force is conservative, no external force is acting, and the external force which is acting also is perpendicular to the direction in which the object is moving. So that means the total mechanical, the work done due to that external force is zero, and hence total mechanical energy is conserved. So initial potential energy plus initial kinetic energy, ये सब चीज ध्यान में रख के लगाओगे, ये नहीं कि आंख बंद करके और एनर्जी कंजर्व कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा. छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² हो गया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि मोमेंटरली रेस्ट पे आता है. तो हमें x का वैल्यू निकालना है, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, x² इज इक्वल टू m/kv². So x is equal to root under m/k into v. Clear है?
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of mass m is suspended through a spring of spring constant k and is in equilibrium. तो देखो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, राइट? अब ये अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा एक्सटेंडेड होगा क्योंकि ब्लॉक इसके ऊपर लटका हुआ है, तो उसके वजह से कुछ एक्सटेंशन रहा होगा इसमें. सो ब्लॉक ऑफ मास m is suspended through a spring of spring constant k and is in equilibrium. A sharp blow gives the block an initial downward velocity v. इसके बाद अचानक से इस पे हम लोग जोर से इसको पुश करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी v आ जाता है इस पे. हाउ फार बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. हाउ फार बिलो इट, मान लो यहाँ पे ले जाके द ब्लॉक कम्स टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट. तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, ये x1 डिस्टेंस निकालना. पहले तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना होगा. ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम क्या लेंगे, ब्लॉक प्लस स्प्रिंग प्लस अर्थ इज टेकन एज सिस्टम. ब्लॉक प्लस स्प्रिंग प्लस अर्थ is taken as a system. अब देखो, बिकॉज अर्थ को भी हमने सिस्टम कंसिडर किया हुआ है. अब यहाँ पे जो अर्थ हमारा बेसिकली इंटरनल फोर्स, अर्थ की वजह से जो फोर्स होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है. और इंटरनल फोर्स यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं इंटरनल, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, सो सिस्टम हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फोर्स and elastic potential energy corresponding to spring. So total mechanical energy includes kinetic plus gravitational potential energy and elastic potential energy. और total mechanical energy यहाँ पे conserved होगा, right? So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो x निकालने के लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, kx is equal to जो फोर्स kx ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक mg. सो जो x होगा, दिस इज इक्वल टू mg अपॉन k. ये जो इलोंगेशन है एट इक्विलिब्रियम, सो जो ये वाला पोजीशन है, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले लेंगे यहाँ हाफ kx स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू mg अपॉन k का होल स्क्वायर. So this will be equal to m square g square divided by 2k. Now इस पोजीशन पे लेट्स से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग की वजह से हाफ kx स्क्वायर है, राइट? और लेट एट दिस पोजीशन, हम लोग अपनी कन्वीनियंस से लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एट दिस पोजीशन the gravitational potential energy is equal to 0 at this position. ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब हम ब्लो देंगे इस पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, राइट? तो टोटल हमारा जो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गया. फाइनल केस में
हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, राइट? तो u फाइनल इज इक्वल टू हाफ k इंटू, अब जो टोटल एक्सटेंशन है वो क्या हो गया, x प्लस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ के x प्लस x1 का होल स्क्वायर। और उसके अलावा यहाँ पे ये इतना नीचे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया है, सो दिस इज माइनस mg इंटू x1, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन रिड्यूस्ड। यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg x1 होगा। तो हाफ के x प्लस x1 जो स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस मतलब प्लस ऑफ जो इसके ग्रेविटेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस mg x1 है, राइट? तो अब ये नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन पे हो गया। फाइनल पोजीशन पे नेट काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो 0 है ना? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, by conservation of mechanical energy, we have m square g square by 2k plus of half mv square is equal to half k x plus x1 का whole square minus mg x1, ठीक है? इन दोनों को इक्वेट करेंगे, so we'll have x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, mg by k यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। So this is m square g square by 2k plus half mv square is half k, okay, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x इंटू x1 माइनस mg x1। इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, तो इसमें x1 का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी इक्वल टू v इंटू रूट अंडर m बाई k, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे तो तुमको ये वैल्यू आएगा। सॉल्व करके देख लेना, x का वैल्यू यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये जो mg बाई k है सब्स्टिट्यूट कर लेना x का वैल्यू इसमें, ओके? ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वो पीछे वाले एग्जांपल्स करेंगे। अभी तुम लोगों को क्वेश्चंस इसके नहीं करने हैं, सर्कुलर मोशन के तुमको डीपीपी भेजेंगे और सर्कुलर मोशन वाला एक्सरसाइज जो एचसी वर्मा से है वो सब कंप्लीट करना है जो काम है, ओके? यस सर। सर हाँ सर वो हमको आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ ठीक है। सर आप आज का जो ये है मतलब एज ये आज की जो स्लाइड्स हैं हाँ जी, आप भेज सकते हैं लाइक जब भी आपको मतलब टाइम मिल जाए। जी क्लास के बाद भेज देंगे, मतलब आफ्टर वन आफ्टर। हाँ हाँ सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। बाकी लोग जा सकते हैं।